नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। दोस्तों, आज हमारे लिए आपके लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे चैनल पे 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, इतने कम समय में आपके इतने समर्थन और इतने सहयोग का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही सहयोग समर्थन देते रहेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियोस, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी भरा कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं। आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट वीडियोस बना चुके हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बता चुके हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में बता चुके हैं, यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं। इन पीछे के वीडियोस बनाने का हमारा केवल एक मकसद था कि जब हम संसद के विषय में बताएं तो वहाँ पर आपको पूरी तकनीकी जानकारी रहे, शब्दावली के उसमें कोई भी आपको दिक्कत न आने पाए। क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले ही सारी टर्मिनोलॉजीज़ को लगभग क्लियर कर चुके हैं। जो बची रह गई हैं उनको हम आगे क्लियर कर देंगे। तो आइए हम समझते हैं आज का अपना टॉपिक। संसद में विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि हमारे देश में विधान कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं, संसद में कैसे कानून बनते हैं, क्या प्रक्रिया है उनके, कितने प्रोसेस में बनते हैं, कौन विधेयक लाता है, कितने तरह से लाता है, कब लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति का इसमें क्या रोल होता है। तो ये सब हम पूरी विशेषता समझेंगे। जैसे कि हमारे, हम तक, आप तक, घर तक, या फिर मान लीजिए कि हमारे समाज तक कानून कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है, उस पर पॉलिसी बनाई जाती है। अगर पॉलिसी काफ़ी नहीं है तो फिर उसके बाद और ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर बिल पेश किया जाता है। क्या है कि कोई भी चीज़ को कानूनी रूप देने के लिए पहले बिल लिया जाएगा, उसका पूरा एक ढांचा तैयार किया जाएगा, लिखित रूप में सारी चीज़ होनी चाहिए। तो उसी के लिए कानून बनाया जाता है कि जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था या फिर जनजीवन में जो जन कल्याण की भावना है वो ठीक से चलती रहे, नागरिकों का जीवन अच्छी तरह से बीते। तो दोस्तों, उसी क्रम में क्या होता है, किसी भी चीज़ का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट के बाद बिल तैयार किया जाता है और बिल को पेश किया जाता है संसद में। अब संसद में क्या है कि दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिल को लोकसभा में ही लाया जाएगा या बिल को राज्यसभा में ही लाएगा। बिल को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। ये निश्चित है कि एक पारित होने के बाद दूसरे में उसको भेजा जाएगा, जब दूसरे से भी पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद वो जो बिल है एक्ट बन जाएगा। मतलब अब वो कानून का रूप ले लेगा और आके फिर लागू हो जाएगा, हमारे जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो उसी क्रम में हम समझते हैं कि बिल को कौन ले आ सकता है। सबसे पहले तो यही समझिए कि पहले बिल को कौन ले आ सकता है। तो बिल को प्राइवेट मेंबर्स और सरकारी मेंबर्स। इसमें क्या है, जो लोग मंत्री हैं, जैसे आप देखते होंगे कि विभागों में मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। हम इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं कि मंत्री कितने तरह के होते हैं, मंत्रियों का क्या काम है, उसको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं जो मंत्री होते हैं, वो विधेयक ले आते हैं तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। और प्राइवेट सदस्य, मान लीजिए कि मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य हैं वो प्राइवेट मेंबर्स हैं। अब प्राइवेट मेंबर्स में क्या है, सत्ता दल के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो सरकार अपना बिल ले आती है उसके पीछे उसकी नीतियाँ होती हैं, उसके विजन होते हैं, उसका सब कुछ होता है, तो वो उस तरह से ले आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकार अनदेखी करती है। मेंबर्स को लगता है कि सरकार जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर विधेयक नहीं ले आ रही है, उन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर सार्वजनिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लाया जा सकता है। एक बार शशि थरूर जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल ले आया था। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल का ये मामला है कि यहाँ प्राइवेट मेंबर्स बिल भी, हमारे देश में क्या है देखिए कि संसद इतनी कठोर नहीं है, कानून इतने कठोर नहीं है, मतलब कि थोड़ा लचीली व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा नहीं है केवल सरकार ही बिल ले आएगी, प्राइवेट मेंबर्स नहीं ले आ सकते, केवल मंत्री ही बिल पेश करेंगे। अगर लगता है कि हाँ ज़रूरत है, क्योंकि सरकार क्या होता है, सरकार पूरी तरह से, आप देखते होंगे कि हम सरकार को ये नहीं कह सकते कि एकदम डेडिकेटेड रहती है या क्या कैसी रहती है। सरकार के भी कुछ स्वार्थ होते हैं, उसको भी पार्टी में बना रहना पड़ता है, मतलब उसको भी सरकार में बनी रहनी पड़ती है। तो वो भी अपने हिसाब से कुछ कानून को ले आती है, ले जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसी क्रम में समझते हैं कि जब ये इतना हो जाता है तो मतलब कि दो तरह से आप समझ गए कि एक सरकार की नीतियाँ और सार्वजनिक महत्व का मामला है, तब भी बिल ले आया जा सकता है। अब पारित होने क्या मैटर है कि अब जो दल सत्ता में है, जिस पार्टी की सरकार है, तो अगर वो विधेयक ले आ रही, मतलब वो खुद बहुमत में है तभी तो उसकी सरकार है, तो वो तो विधेयक ले आएगी, तो उसका तो पास होना तय है। और जो लोग प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके पास होने की उम्मीद कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब सत्ता दल पार्टी नहीं चाह रही है कोई विधेयक आए, कोई बिल बने, कोई एक्ट बने,
और प्राइवेट मेंबर्स चाह रहे हैं तो वो उनका समर्थन ही नहीं करेगी, तो आधे से ज़्यादा तो सरकार ही रहती है। जब तक आधे से ज़्यादा नहीं होगा तब तक तो बिल ही नहीं बन पाएगा। हालांकि बहुमत के बारे में पूरा वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे बिल पास होते हैं, कैसे एक्ट बनते हैं, कितना बहुमत की ज़रूरत होती है, कितने तरह के बहुमत होते हैं। आई लिंक में बटन दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अस्वीकृत और स्वीकृत का क्या मामला है। कि अगर सरकारी मेंबर मतलब मंत्री अगर बिल पेश कर रहे हैं और वो बिल अस्वीकृत हो जाता है, मतलब कि पास नहीं होता है, फिर वहाँ सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार अपना बहुमत खो देती है, अपना विश्वास मत खो देती है सदन के अंदर। और सदन के अंदर विश्वास मत खो देगी तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसको सरकार को गिरा देंगे। और इसमें क्या है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल में अगर इसमें मान लीजिए कि नहीं क्लियर हो पाता, नहीं पास होता है, तो गवर्नमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे बिल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, गवर्नमेंट को इसका कोई लोड नहीं रहता है ज़्यादा। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें, पारित होने और न होने का मामला क्या है। प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए क्यों जाते हैं? अगर इतनी कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट जिसकी है, सत्ता जिसका है, तो फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल की ज़रूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि अगर कोई दल अपने विपक्ष में जाके वोट देता है तो फिर वो अपनी पार्टी की सदस्यता खोज देता है। तो जैसे ही सदस्यता मतलब कि सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर काहे का बिल, काहे का मत, सब उसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लूप होल क्या है, कई बार क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जितने लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, अगर उनमें मतभेद हो गए या फिर वो लोग दूसरे को समर्थन देना शुरू कर दिए, तो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे मतलब कि लूप होल्स हैं जहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स बिल के पास होने की संभावना रहती है, इसीलिए लाए भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक लाने का फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए सरकार जिस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है, उस मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर्स बिल आता है तो पूरे देश का भी ध्यान जाता है, पूरे सदन का भी ध्यान जाता है कि हाँ भाई ये ज़रूरी मुद्दा है। तो एक तो ये दूसरा फ़ायदा ये हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। जो सरकारी बिल होते हैं उनको उनके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। नोटिस का क्या मामला है? देखिए, सदन का जो काम होता है पूरा फिक्स होता है। हमारे देश में सदन कितना चलती है आप देखते ही हैं। पहले तो 1.5-2 महीने का एक सत्र होता है, 3 सत्र होते हैं हमारे देश में। उतने भी इतना ज़्यादा हंगामा होता है, इतना स्थगन होता है कि मुश्किल से ही मान लीजिए कि 20-25-30% काम हो जाए, यही बहुत है। तो इतना तो होता है। और प्राइवेट मेंबर्स जब बिल ले आते हैं तो उनको 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ता है। ये अंतर हो गया। अब सरकारी विधेयक में क्या है, यहाँ देखिए, सरकार के पास विधि आयोग है, विधि विभाग है। तो विधि विभाग की मदद से क्या होता है, बिल लाने से पहले, बिल लाने के बाद, या फिर जो भी बिल का मैटर है, इसमें पूरा ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कानून की अनदेखी ना हो जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अनदेखी ना हो जाए, कहीं जन कल्याण की भावना को भी ठेस न पहुंच जाए, कुछ प्राकृतिक मैटर ना हो जाए। तो कई सारी चीज़ों को विधि विभाग का भी पूरा लिया जाता है कि कानून का कोई पेंच न फंस जाए बाद में पास होने के बाद। तो ये रहता है। प्राइवेट मेंबर्स में क्या है, प्राइवेट मेंबर्स खुद की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर बिल में कोई कमी है, कोई ज़्यादा है, तो उसका प्राइवेट मेंबर जिम्मेदार होंगे। वो अपना रिसर्च करके ले आए कि वहाँ कोई कानून का उल्लंघन न हो, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन न हो, वहाँ प्राकृतिक की अनदेखी न हो। ये सब प्राइवेट मेंबर्स की फिर हो जाती है, मतलब पूरी जिम्मेदारी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरफेस पर साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इतने तरह के तो विधेयक होते हैं। अब यहाँ जो संविधान संशोधन विधेयक है, इससे पहले जो हम बहुमत के प्रकार बताए थे, कितने तरह के बहुमत होते हैं, तो वहाँ विशेष बहुमत कई तरह के होते हैं। तो उसी विशेष बहुमत में एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल था कि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए किस तरह के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आज जो बात करने वाले हैं वो साधारण विधेयक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस विधेयक की हम टोटल चर्चा करेंगे, साधारण विधेयक की। धन विधेयक की चर्चा हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे, और वित्त विधेयक आगे की वीडियोज़ में ही हम धन विधेयक और वित्त विधेयक में पूरा कंपेरिजन करके भी आपको बताएंगे कि किस तरह से एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, क्या कैसी क्रियाएँ होती हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में आपको बताएंगे ध्यान से। फिलहाल हम यहाँ पूरी तरह से बात करने वाले हैं साधारण विधेयक के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक के पास होने में 5 चरणों की आवश्यकता होती है, 5 स्टेजेस। अब 5 स्टेजेस क्या है कि प्रथम पाठन होता है, द्वितीय पाठन होता है, फिर तृतीय पाठन होता है, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, और तमाम होते हैं। हम आगे चल के देख लेते हैं उसको क्या कैसे है। अब दोस्तों क्या है, जब कोई ड्राफ्ट बन के आता है, कोई बिल का रूप लेके आता है संसद में, हमारे सदन में, तो सबसे पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है और मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ मंत्री का रिस्ट्रिक्शन आप एक तरफ प्राइवेट का भी रख के चलिए कि दोनों लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। अग्रिम सूचना मंत्री बताए थे 7 दिन, और गैर अगर प्राइवेट हैं तो 1 महीने की सूचना देनी पड़ेगी। यहाँ प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के गजट में, राजपत्र में इसको प्रकाशित कर दिया जाता है। कई बार पहले से ही प्रकाशित हो जाता है तो फिर यहाँ प्रस्तुत करने का उतना मैटर नहीं रह जाता है। तो मेन मैटर यहाँ रह रहता है कि प्रस्तुत करिए और गजट में वो प्रकाशित हो जाए, जिससे कि जनमानस में भी कई बार पहुँच जाए, या फिर जो और लोग वहाँ हैं उनके पास पहुँच जाए। तो आगे देखते हैं, आगे में क्या होता है, विस्तृत समीक्षा होती है इसमें। अब विस्तृत समीक्षा में तो क्या है कि 3 चरण है, मतलब कि उपचरण है, उपचरण में भी 3 चरण है।
अब यहाँ क्या है, बहस होगी, समिति को दे दिया जाएगा विचार विमर्श। अभी हम आपको कुछ तत्कालीन मुद्दे बताएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ ज़रूरी था। अब दोस्तों द्वितीय पाठन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। आगे बढ़ के समझते हैं। जो ये साधारण बहस की अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो बिल का प्रति होती है, फोटोकॉपी होती है, एक एक प्रति सबको प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब उस बिल में जितने भी 100 पेज 50 पेज होंगे, सबको 100 पेज 50 पेज दे दिया जाएगा कि इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कैसे है। अब उसके बाद जब प्रतियाँ दे दी गई, लोग पढ़ लिए, देख लिए, या फिर अपने विशेषज्ञों को दिखा दिए, अपने वकीलों की मदद ले ली, जो भी जैसे उनका रहता है वो अपना कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब सदन के पास 4 विकल्प हैं कि वो तुरंत चर्चा के लिए आ जाए वहाँ पर, या फिर प्रवर समिति को दे दे, संयुक्त समिति को दे दे, और जनता के पास विचार के लिए भेज दे। दोस्तों हम समितियों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, संसद की समितियाँ कैसे काम करती हैं, कितने तरह की समितियाँ होती हैं, तदर्थ समिति क्या है, इस सब बारे में हम पूरा बताएंगे आपको आगे चल के। यहाँ पर आप देखते होंगे ज्वाइंट कमेटी। कई बार आप देखते होंगे कि मुद्दे जब आते हैं, जैसे ही कोई मुद्दा विवादित हो जाता है, जैसे राफेल का मुद्दा विवादित हो गया था, या फिर और भी जितने तरह के मुद्दे आते हैं, तो जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो कहती है कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति को सौंपने में क्या फ़ायदा है, संयुक्त समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। और वहाँ पर क्या, कई बार क्या होता है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि कई बार लोकसभा में तो बहुमत होता है सरकार का, लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं होता है। और राज्यसभा में क्षेत्रीय पार्टियों का बहुमत होता है, वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग उसमें भाग लेते हैं। तो इसमें बिल के पास होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा संशोधन करके देंगे, उनके सदस्य रहेंगे। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई पार्टी लोकसभा में कमज़ोर है तो वो राज्यसभा में भी कमज़ोर होगी, राज्यसभा में वो मजबूत हो सकती है। तो वहाँ पे जब आधे सदस्य होंगे तो मान लीजिए कि उसमें थोड़ी संभावना ये बढ़ जाएगी कि बिल में कुछ उनके संशोधन लागू हो जाए, या फिर उनके हिसाब से कुछ काम हो जाए। ये दोस्तों बहुत बार विवादित रहते हैं, बहुत सारे एक्ट को। कई बार तो संसद में इसीलिए हंगामा होते हैं कि इसको ज्वाइंट कमेटी को दिया जाए, संयुक्त समिति को। और सरकार क्या करती है, सिलेक्ट कमेटी को दे देती है। सिलेक्ट कमेटी में उसके आदमी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसी तरह से कई बार विवाद बने रहते हैं। अब और भी समितियाँ होती हैं संसद में, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, तदर्थ समितियाँ होती हैं जो कि जांच के लिए बनाई जाती हैं, और प्राक्कलन समिति। इन सब समितियों के बारे में हम आगे चल के आपको ठीक से बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे इनकी। लेकिन अभी हम केवल थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ देंगे, जिससे कि आप जानते रहें क्या कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना आप समझ गए कि समितियों को दिया जाता है ये काम। जब समितियाँ इस पर विचार कर लेती हैं, फिर वो वापस करती हैं। हो सकता है वो कुछ संशोधन इसमें प्रोवाइड करा दें, या फिर कुछ और काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये सब मैटर हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ क्या है कि समितियों का जो मैटर है, इसके बारे में जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी क्या है कि जो संयुक्त समिति है, जितनी समिति हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। कई बार हाफ सदस्य रहते हैं कई समितियों में कम ज़्यादा रहते हैं। तो इनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरा समझाएंगे। केवल यहाँ आप जान लीजिए कि जो समितियों को सौंपा जाता है उसका मैटर क्या है। समितियाँ दोस्तों क्या होते हैं, जांच करती हैं विधेयक की, क्योंकि सदन के पास इतना टाइम नहीं होता है और इतनी विशेषता भी नहीं होती है कि वो जांच कर सकें। तो इसको सौंप दिया जाता है समितियों को। समितियाँ इस पर पूरा जांच करती हैं, चाहे वो जितने दिन का टाइम ले लें, महीने 10 दिन 15 दिन का जो टाइम लेती हैं ले लेती हैं, और जांच करके वापस करती हैं। फिर इस पर आगे देखते हैं हम क्या होता है। एक ऑप्शन यहाँ पर और है कि जनता के विचार के लिए इसको रख दिया जाता है। जनता के विचार का क्या मैटर है, कई बार आप देखते होंगे कि ड्राफ्ट को जनता के विचार के लिए डाला जाता है कि जनता अगर उसमें कुछ चाहती है कि कुछ संशोधन हो जाए, या फिर कुछ उसके हिसाब से ना हो, कुछ दिक्कतें आ रही हो, तो सरकार एक बार मत ले सकती है जनता का भी, और उसमें संशोधन करना न करना, या फिर समितियों के बातों को मानना न मानना, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड है। माने तब भी ठीक, न माने तब भी ठीक। नहीं मानती है तो ये हो सकता है कि राज्यसभा में जाके विधेयक रुक जाए, अगर विधेयक में कमी है, या फिर लोकसभा में न पारित हो। तो ये सब वहाँ का काम है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने में देखेंगे, द्वितीय चर्चा के बारे में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो ये समिति की व्यवस्था होती है। अब समिति देखिए, अभी बताया आपको हम कि खंडवार इस पर, मतलब इस समिति पूरा टोटल विचार करती है इस पर ठीक से। लेकिन एक फैक्ट और है कि समिति जो विषय दिया गया है सिर्फ उन्हीं विषयों की बात करेगी। ये नहीं करेगी कि उसमें अपने से विषय जोड़ना शुरू करे, घटाना शुरू कर दे। नहीं, उसको जितने विषय दिए गए हैं उसी विषय पर वो चर्चा करेगी, उसी विषय पर विचार विमर्श करेगी, उसी विषय पर संशोधन प्रस्तुत करेगी। लेकिन मूल विषय पर कोई भी वो नहीं बताएगी कि मूल विषय में कोई सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब उसके जो एक्ट है उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब सीधा सीधा एक लाइन में ये है। आगे समझते हैं। अब जब दोस्तों ये हो गया कि समिति इसमें क्या देती है, अपना पूरा विचार विमर्श, संशोधन या जो भी है। अब तीसरे में क्या होता है कि विचार विमर्श का अब जो मैटर आता है, ये
मेन मैटर है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी एक्ट में होना होता है, जो संसद में बहस होती है, वो इसी में होती है। जो विचार विमर्श की व्यवस्था सी है, इसमें जो समितियों से मिलता है एक्ट, उसको रख लिया जाता है। चर्चा, यहाँ पे मतदान की भी संभावना होती है और संशोधन भी हो सकता है। सरकार के ऊपर है कि संशोधन कई बार स्वीकार कर लेती है, कई बार नहीं स्वीकार करती है। डेडलॉक की अवस्था आ जाती है और वो मतलब कि मैटर फंसा रह जाता है वहाँ पर। आगे बढ़ के देखते हैं और क्या होता है इसमें। आगे बढ़ने में देखेंगे दोस्तों, ये तृतीय पाठन है। इसमें क्या होता है, तृतीय पाठन में जो वहाँ से विधेयक बन के आया है, अब उसको स्वीकार करने और न करने का मैटर आ जाता है कि मतलब यहाँ स्वीकार होगा कि नहीं होगा। संशोधन का कोई मैटर नहीं रहता, संशोधन ये सब बात वहीं पर हो जाती है। यहाँ मतदान होगा, पारित होगा, पारित नहीं होगा तो दूसरा मैटर हो जाएगा। पारित न होना यहाँ पर देखा जाएगा, और पारित हो गया तो पीठासीन अधिकारी उसको दूसरे सदन में भेज देगा। मतलब लोकसभा में विधेयक आया तो राज्यसभा में भेज देगा, अगर राज्यसभा में आया था तो लोकसभा में भेज देगा, मतलब वाइस वर्सा रहता है। अब देखते हैं द्वितीय सदन का क्या मैटर है। द्वितीय सदन में दोस्तों जो विधेयक है, प्रक्रिया पूरी वही रहती है कि यहाँ भी प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, पूरा सिस्टम वही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब कोई विधेयक, मतलब कोई भी विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो वहाँ दूसरे सदन के पास विकल्प रहता है। अब दूसरे सदन में दोस्तों राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। तो क्या है कि जिस रूप में आया है उसी रूप में पारित कर दे, मतलब कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पास करिए। दूसरा दिक्कत क्या है कि संशोधन करके भेज दे। तीसरा क्या है, पूरी तरह से अस्वीकार कर दे। चौथा क्या है, कार्रवाई ही न करे। अब देखिए इनमें मैटर क्या है कि जैसे क्या है, मान लीजिए कि संशोधन प्रस्तुत करती है, अब जो दूसरा सदन होता है कि इसमें इतना संशोधन करके पास करवा लीजिए। अगर सरकार को मंजूर है उतना संशोधन तो सरकार संशोधन कर देती है और बिल पास हो जाता है। नहीं होती है तो वहीं पे विधेयक रुक जाता है। आगे क्या होता है, पूरी तरह से ही अस्वीकार कर देगी, पूरा बिल ही खराब है, पूरा मतलब जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो वहाँ वो कट जाएगा। अगर कोई कार्रवाई ही न करे तब क्या होगा, आगे हम देखते हैं। इसी 3 पॉइंट में दोस्तों क्या है ना, इसी में गतिरोध उत्पन्न होता है। अब इन 3 पॉइंट के गतिरोध को हम समझेंगे कैसे दूर किया जाता है। यहाँ दूर करने में देखेंगे कि पहला है कि अस्वीकार, हम बता दिए आपको, द्वितीय सदन से पूर्णतः अस्वीकार। तीसरा है 6 मंथ। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्रवाई नहीं करे, तो कार्रवाई का ये मतलब नहीं है कि अब 5 साल की सरकार है तो 5 साल कार्रवाई नहीं करेगी तो चल जाएगा, नहीं। 6 महीने तक अगर दूसरा सदन कार्रवाई नहीं करता है तो उसको गतिरोध मान लिया जाएगा। अब गतिरोध दूर करने के लिए दोस्तों एक ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब यहाँ बता दें, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी इसकी अध्यक्षता करता है। 2 पॉइंट आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या है दोस्तों, संयुक्त बैठक के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें कंटेंट है काम भर का अलग वीडियो बनाने के लिए। अब हम ये सीटिंग वाली मतलब गतिरोध वाली बात हटा देते हैं। ये मान के चलते हैं कि विधेयक अगर पास हो गया है तब क्या होगा। अगर विधेयक पास हो गया है तो वो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। अब स्वीकृति का क्या मैटर है, राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प हैं। वो क्या है, स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति दिया तो एक्ट बन गया। अगर स्वीकृति नहीं दिया, मतलब विधेयक पर रोक लगा दिया या पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब हम एक वीडियो बनाए थे कि राष्ट्रपति का वीटो पावर, तो राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है उसको आप वहाँ जाके देख लीजिए। हम यहाँ आई बटन में दे देंगे लिंक, तभी वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ आपको हम जो भी बनाए हैं 15-20 मिनट का वीडियो, अब उसको तो यहाँ हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इस वीडियो में, आप मुद्दे से भटक जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे। तो राष्ट्रपति के पास इतने विकल्प होते हैं कि पास कर, अगर स्वीकृति दे दिया तो वो एक्ट बन गया, नहीं बना मतलब कितने तरह के रोक लगाता है, कितने तरह के पुनर्विचार क्या कैसे भेजता है, इसको आप जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको संसद में किस तरह से बिल लाया जाता है और कैसे एक्ट बन जाता है, पूरी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या फिर कोई त्रुटि हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर कोई भी चीज़ को ऐड करने की कोशिश करेंगे, आगे के वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम यहाँ एकदम पूरे मान लीजिए कि चीज़ों को सोच विचार के ढूंढ के इकट्ठा करके आपको पढ़ाते हैं। अगर उसमें भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हम कहाँ क्या पढ़ा चुके हैं, कितने संसद पे वीडियोस बना चुके हैं। आज हम संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में बताए हैं आपको कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, क्या है विधायी प्रक्रिया। अब आगे की वीडियो हम आपको बताएंगे कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बना के सुनना पड़ेगा। तो इसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे, और भी जितने भी टॉपिक हैं हम उसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से 10,000 व्यूज़ कंप्लीट होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटी की बटन को भी जरूर दबाएं, जैसे ही हम अपडेट्स ले आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो धन्यवाद, जय हिंद।